प्यारे विद्यार्थियों और सभी मित्रों, आप सबका स्वागत है उमा लिटरेचर एकेडमी में। हमारे चैनल में आज हम लोग पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। सिद्धांत, इसमें 4 सिद्धांत होते हैं। मुख्य 4 सिद्धांत हैं। पहला है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है अग्निकुल का सिद्धांत। तीसरा है भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत। और चौथा है वीर जातियों के समूह का सिद्धांत। कर्नल टाड और भंडारकर स्मिथ आदि। अग्निकुल का सिद्धांत ये है पृथ्वीराज रासो से। पृथ्वीराज रासो। भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत डॉक्टर गौरी शंकर ओझा। अब ये आज हम देखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश है, यानी बिगड़ा हुआ रूप है। राजपूत पुत्र शब्द संस्कृत का शब्द है जो तत्सम या शुद्ध शब्द माना जाता है। उसी का बिगड़ा हुआ तद्भव या अपभ्रंश रूप राजपूत कहा गया है। इस शब्द का प्रयोग भारत में मुसलमानों के आने के बाद ही, उनके प्रवेश के बाद ही, मुस्लिम जनता के प्रवेश के बाद ही इसका प्रयोग देखने को मिलता है। इसके पहले राजपुत्र शब्द का प्रयोग होता था। तो इसका ये शब्द राजपुत्र जो शब्द है स्वयं में वो बहुत अत्यंत ही प्राचीन है। राजपुत्र शब्द का उल्लेख हमें बहुत से ग्रंथों में मिलता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है, महाभारत में भी मिलते हैं ये शब्द को, अर्थशास्त्र में, मालविकाग्नि, मित्रम में,
सौंदरानंद, हर्षचरित आदि ग्रंथों में हमें इसका प्रयोग क्षत्रिय के अर्थ में देखने को मिलता है। क्षत्रिय वर्ण में ही राजपुत्र शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, जो अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलन में था। अभी हम राजपूत को शब्द को देख रहे हैं, पर राजपूत जो शब्द है, इस शब्द पर ही विद्वानों में मतभेद है। मत एकता नहीं है, मतैक्य नहीं है, बल्कि मतभेद है। ठीक है, कुछ के अनुसार इसका प्रयोग क्षत्रिय सामंतों की अवैध संतानों के लिए, तथा कुछ के अनुसार, कुछ कहते हैं जो क्षत्रिय सामंत होते थे उनके जो अवैध दासी आदि जो पुत्र हो जाते थे, या अन्य लोग अवैध संतानों के लिए राजपुत्र ना कहकर उनको राजपूत कहा गया। और कुछ विद्वानों का मत है कि शक, कुषाण, हूण आदि जो विदेशी जातियों के आक्रमण हमारे देश पर होते रहे हैं, और उसके कारण जो संतानें उत्पन्न हुई हैं, विदेशियों से मिलन के कारण जो संतानें उत्पन्न हुई हैं, उनको राजपुत्र कहा गया है। ये शब्द का राजपूत कहा गया है, जिन्हें अग्नि द्वारा शुद्ध करने के उपरांत भारतीय समाज में सम्मिलित कर लिया गया। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं, तो तब उन्हें राजपूत कहा जाने लगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि राजपूत के लिए 4 सिद्धांत हमारे सामने प्रकाश में आते हैं इस शब्द के लिए कि राजपूत कौन थे। ठीक है, तो पहला सिद्धांत हमारा है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। कर्नल टाड, यहाँ पर इसके प्रतिपादक कर्नल टाड, विसेंट स्मिथ और डॉक्टर आरजी भंडारकर आदि विद्वान इस मत के समर्थक हैं, जिन्होंने कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति शक तथा सीथियन जाति से हुई। शक और सीथियन जातियां जो भारत में आई, उनके घुलने मिलने के कारण राजपूतों की उत्पत्ति हुई भारतीय समाज में घुलने से। क्योंकि राजपूतों और विदेशी जातियों के गुणों और कार्यों में समानता दृष्टिगत होती है। हम देखते हैं कि राजपूत भी युद्ध प्रिय होते हैं, योद्धा प्रिय होते हैं, और जो विदेशी जातियां शक, सीथियन आदि जातियां हैं, इनमें भी युद्ध की प्रियता दिखाई पड़ती है, युद्ध के प्रति दिखाई पड़ती है। उनके अनुसार जब शक और यहूदी जातियां भारत में निवास करने लगी, तो उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को ग्रहण कर लिया। अंत में उन्हें क्षत्रिय जाति में मिला लिया गया, और इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। इतिहासकार विसेंट स्मिथ कहते हैं कि मुझे कोई संदेह नहीं कि शकों और कुषाणों के राज परिवारों को जब वे हिंदू हो गए, जब वो भारतवर्ष में रहने लगे और उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया हो गए, तब वे हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत उनकी गणना होने लगी, सम्मिलित भी कर लिए गए, हिंदू जाति में ही सम्मिलित कर लिए गए। और विलियम कुक और डॉक्टर भंडारकर का कहना है इस विषय में कि गुर्जर विदेशी जाति के थे, जो गुर्जर विदेशी थे जो शिखर जाति के थे। जो गुर्जर प्रतिहार हमारे यहाँ जो वंश प्रतिहार वंश चलता है, तो कहते हैं वो गुर्जर थे जो कि शिखर जाति से हुआ करते थे और शिखर विदेशी थे। इन गुर्जरों ने हूणों के साथ भारत में प्रवेश किया था। जब हूण भारत में आए तब गुर्जर भी आए, अतः इन्हें भी विदेशी मानना चाहिए, गुर्जरों को भी विदेशी मानना चाहिए, विलियम कुक और डॉक्टर भंडारकर का कहना है। परंतु डॉक्टर भंडारकर का यह मत अधिक मान्य नहीं है। बहुत से विद्वान डॉक्टर भंडारकर के इस विचार को मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो गुर्जर विदेशी थे और वो बाहर से आए थे। इसी प्रकार डॉक्टर भंडारकर ने परमाणु, चाहमानों, प्रतिहारों और चालुक्यों को भी विदेशी सिद्ध किया है। 4 राजवंशों को उन्होंने कहा कि ये विदेशी हैं, प्रतिहार, परमार, चाहमान और चालुक्य। ठीक है, तो पर उनका यह तर्क भी अधिक पुष्ट नहीं माना जाता है। चालुक्य के विषय में उन्होंने कहा भंडारकर जी ने कि गुजरात पहले लाट के नाम से पुकारा जाता था, परंतु जब चालुक्य ने उस पर अधिकार कर लिया तब से उसका नाम गुजरात पड़ गया, क्योंकि चालुक्य गुर्जर जाति के थे। उन्होंने चालुक्यों को ही गुर्जर जाति का बता दिया थे, परंतु लाट केवल
अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि लाट केवल दक्षिण गुजरात को ही कहा जाता था, पूरे गुजरात को लाट नहीं कहा जाता था। तो गुजराती भाषा के कारण ही इस प्रदेश का नाम गुजरात पड़ा, ना कि चालुक्यों के कारण। ठीक है, इसका यहाँ पर खंडन कर दिया गया। दूसरे है प्रतिहार, जिनको डॉक्टर भंडारकर विदेशी मानते हैं, जिनको हम लोग गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जानते हैं। तो डॉक्टर भंडारकर का कहना है कि अरबों और राष्ट्रकूटों ने, अरब हमारे सिंध के किनारे किनारे कांठे पर अरब रहते थे और अक्सर आक्रमण करने की कोशिश करते रहते थे। तो वो बाहरी थे, पड़ोसी थे लेकिन बाहरी थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं अरबों और राष्ट्रकूटों ने कन्नौज के प्रतिहारों को गुर्जर बताया है, और जयपुर की प्रतिहार शाखा भी अपने को गुर्जर प्रतिहार कहती थी। हम जानते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों का जो मूल निवास स्थान है वो राजस्थान ही है। राजस्थान का जयपुर शहर है, जहां पर उनकी प्रथम 3 शाखाएं मिलती हैं, जिनमें से एक शाखा बाद में आकर अवंतिका में बस गई, और यहाँ पर आगे चलकर इनका इतिहास काफी लंबा हुआ। तो अतः प्रतिहारों को गुर्जर मानते हुए उन्हें विदेशी मानना उचित होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के जयपुर में रहते थे और ये विदेशी थे, इसलिए उनको मानना उचित होगा। परंतु इस कथन का भी खंडन किया गया है और कहा गया है कि अरब अपने पास के गुर्जर या प्रतिहारों को गुर्जर कहते थे, इसलिए उन्होंने कन्नौज के प्रतिहारों को भी गुर्जर कह दिया। उन्होंने कहा अपने प्रतिहार के, अपने जो पड़ोस के प्रतिहार थे उनको वो गुर्जर कहते थे, तो गुर्जर प्रतिहार हैं। आजकल गुर्जर नाम से बहुत से लोग अभी भी गुर्जर जाति राजस्थान में रहती हैं। तो उन्होंने कहा कन्नौज के जो प्रतिहार थे, इसलिए उन्होंने आदतवश कन्नौज के प्रतिहारों को भी गुर्जर कह दिया। जयपुर के प्रतिहार शाखा अपने को राजपूताने के गुर्जरात्रा भाग में रहने के कारण ही गुर्जर प्रतिहार कहा है, जबकि जयपुर की जो प्रतिहार शाखा है, जहां प्रतिहार वंश की जो शाखा जयपुर में रहती है, उसने कहा कि हम राजपूताने के गुर्जरात्रा भाग में रहते थे, इसलिए अपने आप को हम गुर्जर बोलते हैं। राजस्थान में रहते हुए भी वो अपने आप को गुर्जर कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार कहते हैं, क्योंकि गुर्जरात्रा वाले भाग में वो रहते थे। ठीक है, अब आते हैं चाहमान। देखिए चाहमानों पे डॉक्टर भंडारकर का जो विचार है वो उन्होंने कुछ मुद्राओं से लिया है, कुछ सिक्के से, मुद्राओं से। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्राओं पर लिखा हुआ है श्री वासुदेव वाहम को उन्होंने चाहमान पढ़ा, वासुदेव वाहम शब्द को उन्होंने चाहमान पढ़ लिया और इस वंश के संस्थापक का नाम वासुदेव बताया। अब पृथ्वीराज विजय नामक एक ग्रंथ है, उसमें भी लिखा हुआ है कि वासुदेव को चाहमान वंश का संस्थापक बताया गया है। यहाँ पर चाहमान वंश का संस्थापक वासुदेव को बताया गया है, परंतु रैंडसम उनको ससैनियन और कनिंघम उनको हुण मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर ने कहा कि ये विदेशी हैं। वासुदेव वाहम जो है वो चाहमान है, और रैंडसम नामक जो विद्वान है उनको ससैनियन मानते हैं कि ससैनियन लोगों की संतानें थी ये, और कनिंघम उनको कहते हैं कि हूणों की ये शाखा थी, या हूणों की जो संतानें हुई वही चाहमान हुए। ठीक है, अब आते हैं परमार। एक और वंश है प्रसिद्ध, मालवा का परमार वंश। तो डॉक्टर भंडारकर ने परमारों को केवल नैतिक दृष्टि से निश्चित समझकर उनके विषय में कोई तर्क नहीं दिया है। उनके विषय में उन्होंने थोड़ी नैतिकता दिखाई और कोई खास तर्क नहीं दिया है। इट इज मॉरली सर्टेन, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह नैतिक विषय है। जबकि विलियम कुक का कथन है कि वैदिक युग के क्षत्रिय और मध्य युगीन राजपूतों के बीच गहरी खाई है। वो कहते हैं जो वैदिक कालीन क्षत्रिय थे, जो राजपुत्र थे, जो रियल क्षत्रिय थे, उनमें और अभी वर्तमान के जो राजपूत हैं उनके बीच एक गहरी खाई है। उसके बीच में क्या है ये पता लगाना आवश्यक है, कि नहीं पता लग पाया, जिसे भरना संभव नहीं है इतिहासकार के लिए। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति शकों, कुषाणों और निर्विवाद रूप से श्वेत हूणों के आक्रमण से मानी जा सकती है। जो गोरे रंग के थे, श्वेत हूण थे, उनके आक्रमणों से और यहाँ के लोगों समाज से घुलने मिलने से ही राजपूतों की उत्पत्ति उन्होंने कहा कि निर्विवाद रूप से मानी गई है। परंतु विद्वानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कर्नल टाड, कुक और भंडारकर के इन मतों से सहमत नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास ऐसा कोई
अकाट्य प्रमाण नहीं है, एक संभावना बता रहे हैं ये लोग, कोई अकाट्य प्रमाण नहीं दे रहे हैं कि जिससे उनके विचार सिद्ध किए जा सकें, और गुरुजनों को विदेशी सिद्ध करने के लिए भी कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारा विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसका खंडन बहुत से विद्वानों ने भी कर दिया है, और कर्नल टॉड, विसेंट स्मिथ और डॉक्टर भंडारकर आदि विद्वानों ने इसका समर्थन किया है। दूसरा, अग्निकुल का सिद्धांत जो आता है, ये माना जाता है, कुछ विद्वान मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो के आधार पर कहा जा सकता है कि राजपूत अग्निकुल के थे। हम जानते हैं कि पृथ्वीराज के समय में चंद्रवरदाई नामक कवि उनके राज दरबार में हुआ करते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ उन्हीं को इंगित करके लिखा था। तो उसमें उन्होंने कहा है कि राजपूत जो है वो अग्निकुल के थे, उनके पूर्वज अग्नि थे। कैसे? इस ग्रंथ के आधार पर के अनुसार म्लेच्छों के अत्याचार बढ़ जाने पर, जब यहाँ पर तुर्क शासन वगैरह हो गया और उनके अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गए, उन्होंने कहा तब वशिष्ठ जी ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। उन्होंने कहा म्लेच्छों के या विधर्मियों के, विदेशियों के बहुत सारे अत्याचार जब बढ़ गए, तो वशिष्ठ जैसे विचारकों ने उस समय आबू पहाड़ पर एक यज्ञ किया, अग्नि जलाई, जिसमें उन्होंने कुछ योद्धाओं को वहां पर शुद्ध किया या कसम दिलाई। तो उसमें परमार, प्रतिहार, चाहमान और चालुक्य योद्धाओं की वहीं से उत्पत्ति मानते हैं कि अग्निकुल से ये 4 वंश जो हैं ये अग्निकुल के हैं, और वहां से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है वशिष्ठ के यज्ञ से, अग्नि से, इसलिए इनकी उत्पत्ति अग्नि से कही गई। और कहा गया कि राजपूत इन्हीं की संतान है। यहाँ पर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मैं एक कथन उद्धृत करना चाहूंगी। उनका कथन है कि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत बहुत सी कल्पित कहानियां हैं, कल्पना से जोड़ी गई कहानियां बनी हैं, अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं है। यह भी संभव है कि उनका वंश पहले से विद्यमान हो और वशिष्ठ जी ने उन्हें फिर बुलाया है। उन्होंने कहा जरूरी नहीं कि विदेशी जातियों को ही अग्नि के समीप शुद्ध किया गया हो सकता है उनका वंश पहले से ही विद्यमान रहा हो और उन्हें वहां पर दोबारा से बुलाया गया हो सकता है कसम खाने के लिए बुलाया गया हो कि हम भारतवर्ष की प्राण पद से रक्षा करेंगे विदेशियों से, इस बात की शपथ दिलाने के लिए बुलाया गया हो। तो वो कह रहे हैं 4 वंशों के क्षत्रियों को अग्निवंशी, केवल 4 वंशों के क्षत्रियों को अग्निवंशी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रासों में राजपूतों को, जो पृथ्वीराज रासो है वहां पर राजपूतों को चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और यदुवंशी कहा गया है। मेन मुख्य रूप से 3 ही वंश बताए गए हैं, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और यदुवंशी। तो अग्निकुल के सिद्धांत को अधिकांश विद्वान सत्य नहीं मानते, परंतु इस सिद्धांत से डॉक्टर भंडारकर के उस मत की जरूर पुष्टि हो जाती है जिसमें उन्होंने कहा कि विदेशी जातियों को, ये राजपूत विदेशी हैं, उन्होंने कहा कि विदेशी जातियों को अग्नि के समीप खड़ा करके शायद उनकी शुद्धि की गई है और तब उनको क्षत्रिय मान लिया गया। क्षत्रिय क्योंकि युद्ध प्रिय जातियां थी, उनको युद्ध लड़ना था, और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ मुख्य रूप से क्षत्रिय लोग ये कार्य करते थे। तो यहाँ पर डॉक्टर भंडारकर के मत की इस बात से पुष्टि हो रही है, लेकिन पृथ्वीराज रासों में अग्निकुल का जिक्र नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये सूर्यवंशी, छत्रवंशी, चंद्रवंशी और यदुवंशियों से ही सभी हैं, केवल 4 वंश ही अग्निवंश नहीं हो सकते। तीसरा आता है भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत हमारा है राजपूत इतिहासकार के प्रकांड विद्वान श्री गौरी शंकर ओझा राजपूतों की उत्पत्ति को प्राचीन क्षत्रिय जाति से मानते हैं। इस संबंध में वह अपने अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो वो पहला कहते हैं कि शकों और राजपूतों की समानता को महत्व नहीं देना चाहिए कि हम लोग शकों की संतान है राजपूत, इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह समानताएं पहले की जातियों में भी विद्यमान थी। कोई भी क्षत्रिय हो सकता था, कोई भी युद्ध लड़ सकता था, तो बहुत सारी समानताएं ऐसी हैं जो पहले की जातियों में भी थे, तो हम शकों से ही समानता क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से भी प्रचलित होती थी। हमारे यहाँ सूर्यवंशी, राम लक्ष्मण आदि के वंश सूर्यवंशी कहे जाते हैं। तो कह रहे सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी। भले ईरान में सूर्य की पूजा होती रही है, विदेशी
सूर्य पूजा करते रहे, लेकिन भारत में भी थी। अश्वमेध यज्ञ अश्व पूजा की देन नहीं है। ऐसे उन्होंने कहा कि भारत में अश्वमेध यज्ञ हुए हैं, वो भी अश्व पूजा की देन नहीं है। अतः राजपूतों की उत्पत्ति शकों से नहीं वरन प्राचीन भारतीय क्षत्रियों से हुई है। और सेकंड उनका तर्क है कि शक और हूण जाति के पहले, जब शक और हूण जाति का आक्रमण हुआ है हमारे देश पर, उसके पहले ही अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। उन्होंने दो दो अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र शुंग ने। और नंबर 3, महाभारत के समय यादव क्षत्रिय मथुरा में शासन करते थे। महाभारत काल में यादव जो वंश हैं, यदुवंशी हैं, वो क्षत्रिय मथुरा में शासन करते थे। प्रतिहार अपने को सूर्यवंशी कहते हैं और ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि वो अपने को लक्ष्मण की संतान बताते हैं। चालुक्य अपनी उत्पत्ति हारीति के कमंडल से मानते हैं। जो कुबेर की पत्नी हारीति हैं, हारीति के कमंडल से मानते हैं। और चंदेल अपने को चंद्रमा की संतान बताते हैं। चंदेल कहते हैं हमारे पूर्वज हमारे चंद्रमा थे। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार चामान सूर्यपुत्र थे, यानी सूर्यवंशी थे वो। पृथ्वीराज रासों में भी 36 राजपूत कुलों को चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और यदुवंशी कहा गया है। भारतवर्ष में उस समय 36 राजपूत वंश दिखाई पड़ते हैं जो इन्हीं तीनों में विभक्त थे। कुछ उसमें सूर्यवंशी थे, कुछ यदुवंशी थे और कुछ चंद्रवंशी थे। साथ ही भारतवर्ष के पहले प्रचलित, जो पहले क्या प्रचलित था, राजपुत्र शब्द ही अपभ्रंश रूप में, अभी राजपुत्र तत्सम शब्द है, उसका अशुद्ध रूप के रूप में कभी कभी राजपूत तत्सम शब्द के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। शरीर रचना के आधार पर भी विभिन्न विद्वान राजपूतों को भारतीय क्षत्रिय ही मानते हैं। उनके अंदर पाई जाने वाली मातृभूमि के प्रति श्रद्धा की भावना भारतीय आर्यों से मिलती जुलती है। जो उन्होंने भारत की मातृभूमि के लिए अपने बलिदान किए हैं राजपूतों ने, वह इतिहास में प्रसिद्ध हैं। वह बिल्कुल वैसी ही है जैसे प्रारंभ में भारतीय आर्यों की मातृभूमि के प्रति श्रद्धा की भावना पाई जाती है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत को अस्पष्ट बताते हैं। उनका कहना है कि राजपूतों को भारतीय मानना हठ धर्मी के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये मतलब हठ धर्मी है कि हम भारतीय हैं तो उनको हम भारतीय सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है। चौथा आता है वीर जातियों के समूह का सिद्धांत। कुछ विद्वानों ने राजपूतों को न तो पूर्ण रूप से भारतीय माना है और ना ही पूर्ण रूप से विदेशी। उनका कहना है कि प्राचीन क्षत्रिय आने वाली जातियों से धीरे धीरे मिलते रहे और उनके रीति रिवाजों के सामंजस्य के कारण स्थापित हो गया, सामंजस्य स्थापित हुआ उनमें और बाद में वह राजपूत कहलाए। ठीक है। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी इस मत की पुष्टि की है। उनका कहना है कि यहाँ पर इसमें संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि वे विदेशी जातियां जो भारत में आकर बस गई, उन्होंने भारत में बस गई, उन्होंने सामाजिक समूह के संगठन में परिवर्तन ला दिया। पहले से सामाजिक संगठन जो बना हुआ था उसमें उन्होंने चेंज लाया और राजनीतिक शक्ति के स्वामी होने के कारण अपने को ब्राह्मण मंत्रियों द्वारा क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित कर लिए गए। और कर्नल टाड और विसेंट भी इस मत को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि राजपूत विदेशी हो या शुद्ध भारतीय, उन्हें अग्निकुल का माना जाए अथवा वीर जातियों के समूह के रूप में मान्यता दी जाए। परंतु इसमें संदेह नहीं कि राजपूतों ने हूणों से लोहा लेने के लिए कुछ उठा नहीं रखा। यदि वह विदेशी भी थे तो भी भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने मर मिटने के कारण उन्हें शुद्ध भारतीय ही माना जाना चाहिए। यद्यपि आपसी मतभेदों के चलते वे मुसलमानों से पराजित हो गए, परंतु यह भी सत्य है कि भारत भूमि की रक्षा के लिए वो प्राणपण से मुसलमानों से लोहा लेते रहे। अंतिम समय तक उन्होंने अपने प्राणों को बलिदान किया और देश को आजाद कराने में कोशिश करते रहे। तो आज का ये टॉपिक खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।